तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक वर्क एट एन एंगल और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको भी। तो वर्क एट एन एंगल का क्या मीनिंग है? देखिए, कल हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो वर्क होता है, जो वर्क हमारा डिफाइंड है, वो कैसे डिफाइंड है। उसकी एक डिफिनीशन जो हमारे पास निकल कर आई थी वो ये था कि हमें हमेशा जिस डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है, या कह लीजिए कि जिस डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट है, उस डायरेक्शन पर जो फोर्स होता है उसकी वजह से कितना वर्क होता है वो हमें देखना होता है। यानी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और निकाल लेते हैं वर्क को। यही पढ़ा था, यही पढ़ा था, हाँ या ना? यही पढ़ा था। तो अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पर, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो निकल कर आता है वैल्यू हमारी वर्क डन की, जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से बन जाता है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम कि अब देखिए होता क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूं, अगर एग्जैक्टली ऐसे यहां से धक्का दूं, ऐसे फोर्स लगाऊं, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है। तो फोर्स जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है, और हमने इसकी वजह से निकाल लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके कि कितना यहां पर है। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या है कि इधर से ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि अगर फोर्स इधर ना लगाकर, फोर्स इधर ना लगाकर फोर्स ऐसे लगे, फोर्स इधर ना लगाकर कैसे हो, फोर्स ऐसे लगे, फोर्स इधर ना लगाकर कैसा हो, फोर्स इधर लगे, तो क्या होगा? फोर्स ऐसे न लगकर अगर फोर्स ऐसे लगेगा तब भी ये कुछ इधर मूवमेंट करेगा, बट उतना ज्यादा नहीं जितना पहले करता, उतना ज्यादा नहीं जितना पहले करता। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे सोचिए कि अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, और फोर्स ऐसे लग रहा है, और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो सेम फोर्स उसका मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, बट उसका डायरेक्शन अलग अलग है, तो उसका जो यहां पर इफेक्ट होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हम लोग वर्क डन उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं जो सेम ही डायरेक्शन पर होते हैं। और अगर बाई चांस फोर्स हमारा किसी और डायरेक्शन पर होता है तो हम क्या करते हैं, फोर्स के वैल्यू को फाइंड करते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पर हो। तो वही चीज अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में कि जब फोर्स हमारा किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो रहा है, कैसे? किसी एंगल पर। किसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स इस पे लग रहा है इस तरफ, फोर्स लग रहा है इस पे इस तरफ, इस डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स जो इस डायरेक्शन पर लग रहा है, उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर, और वो जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ कॉस थीटा। थीटा यहां पर क्या है? थीटा एक एंगल है। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप यहां पर कि एक ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है। इस जगह पर क्या है? 90 डिग्री है। क्लियर? यहां पर क्या है? 90 डिग्री इस जगह पर ऐसे। अब ये जो यहां पर 90 डिग्री फॉर्म हुआ, ये 90 डिग्री क्या कर रहा है? यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है। तो इसके इधर हमने एक एंगल को चूज किया और उसका नाम दे दिया थीटा। इसका नाम हम लोग एक्स भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। इसका नाम हमने क्या दे दिया? थीटा दे दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री में ये जानेंगे वहां पर पहुंचकर कि इस साइड इसको बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, यानी कि इस लेंथ और इस लेंथ का जो रेशियो होता है, यानी कि इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बोला जाता है कॉस थीटा। यानी कि इस थीटा और उसके साथ लिखा रहता है कॉस। क्या लिखा रहता है? कॉस। क्या लिखा रहता है? कॉस। कॉस थीटा। इस चीज को बोला जाता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। बेस अपॉन हाइपोटेनस इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए यहां पर हमें क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू अगर पता है, क्योंकि फोर्स जो है हमारा वो इस डायरेक्शन पर लग रहा है, तो इस एच की जगह पर एफ लिख देंगे। क्या हो जाएगा? इस एच की जगह पर एफ आ जाएगा, जिससे कि अगर अब हमें बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी है, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी
एफ कॉस थीटा। कितनी हो जाएगी? एफ कॉस थीटा। तो बस यही चीज यहां पर आपको अभी समझना है कि हमने क्या किया है, जो फोर्स लगाया जा रहा था इस ऑब्जेक्ट में, जो फोर्स लगाया जा रहा था इस ऑब्जेक्ट में, उस फोर्स का कंपोनेंट कहते हैं इसको, कंपोनेंट हमने ब्रेक कर दिया किस डायरेक्शन पर? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर। देखिए डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स, इस फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर है उसको हमने फाइंड कर लिया। तो कभी भी जब फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा, इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। तो कभी भी जब ऐसा होता है और हमें फाइंड करना होता है इस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। तो जो कंपोनेंट निकल कर आता है वो होता है एफ कॉस थीटा। कैसे निकल कर आता है मैंने यहां पर थोड़ा सा समझा दिया, जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे तो वहां पर और आपको समझ पे आएगा, और अभी जब मैं आगे और चीजें इस पे बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ये बात समझ पे आ गई यहां तक? ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं कि हम फाइंड करते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है कुछ इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, तो हम इस फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमारा जो वर्क डन है वो डिफाइंड है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमारा वो वर्क के बराबर निकल कर आ जाता है, वर्क डन के बराबर निकल कर आ जाता है। अब अगर यहां पर फोर्स कुछ एंगल बनाता है तो हम उस फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं किसकी तरफ? डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और वो बन जाता है क्या? एफ कॉस थीटा। यानी कि फोर्स अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर नहीं है तो हमें फाइंड करना पड़ता है फोर्स का कंपोनेंट, जो कि होता है एफ कॉस थीटा, और थीटा होता है किसके किसके बीच का एंगल? इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। यहां तक बात समझ पे आ गई? यहां तक बात समझ पे आ गई? तो देखिए, तो जब कभी भी हमारा वर्क एट एन एंगल हमें निकालना हो, मतलब ये फोर्स एट एन एंगल हो, तो हमें वर्क निकालना हो जब फोर्स एट एन एंगल हो, ठीक है, वर्क जब निकालना हो कब? जब फोर्स एट एन एंगल हो, ठीक है, वर्क निकालना हो जब फोर्स एट एन एंगल हो, तब क्या होगा? वर्क एट एन एंगल की जगह पर यहां पर एक्चुअली यहां पर फोर्स एट एन एंगल आना चाहिए एक तरीके से। तो फोर्स एट एन एंगल, जो कंप्लीट होगा सेंटेंस वो ये होगा, वर्क ड्यू टू अ फोर्स एट एन एंगल। ये कंप्लीट सेंटेंस होगा ये यहां पर। तो देखिए, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के कुछ एंगल बनाते हुए जब फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो ओनली द कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोलते हैं, जैसे एफ कॉस थीटा लिखा है, तो ओनली द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर जो कंपोनेंट होता है इस फोर्स का, वो वर्क वहां पर करता है। ठीक है, वो वर्क, वहां से वर्क हमारा निकलकर आता है। तो हम इस फोर्स को ब्रेक कर दिए इधर एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ कॉस थीटा इंटू डी, हम अब हमारा बन जाएगा। क्लियर? समझ गए? तो वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो यहां पर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर, चाहे डी से बोले चाहे एस से बोले सेम चीज हो जाएगा। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, फिर उसको रीअरेंज कर दिया तो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये बन गया। तो देखिए, जो अभी पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़कर आए थे फॉर्मूले को, वो क्या था? एफ एस, वो क्या था? एफ एस। यहां पर क्या हो गया? एफ एस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि पिछली वाले जो हमारा फॉर्मूला था उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पर थे। सेम डायरेक्शन पर होने का मतलब यह है कि उनके बीच के जो एंगल था वो जीरो था। वो कितना था? जीरो था। जबकि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर। क्लियर? तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल होता है तो हमें उस चीज को भी यहां पर लिखना होता है। क्यों लिखना होता है समझ पे आपको आ जाएगा, जो अभी मैं अगला एग्जाम्पल लेने वाला हूं उससे।
बट यहां पर क्या क्या है देखिए, W रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, F है यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, S है डिस्प्लेसमेंट, और थीटा है किसके किसके बीच का एंगल, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बनता है। इस पे अब जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए एग्जाम्पल रहेगा वो ये है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट बीइंग पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि इन्होंने क्या किया कि ये जो फोर्स है उसको कहा कि ये 20 न्यूटन है, और जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। यहां पर 30 डिग्री इसकी वैल्यू बता दी गई। जो एंगल है यानी कि ये जो 30 डिग्री है वो क्या है, थीटा है, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन पर मोशन हो रहा है उसके साथ यहां पर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन at an angle of 30 degree with the direction of motion if the object is displaced by 5 मीटर। मान लीजिए कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है वो कितना हुआ है, 5 मीटर। यानी कि जब 20 न्यूटन का फोर्स मोशन की डायरेक्शन से 30 डिग्री बनाते हुए लगाया गया और उसकी वजह से 5 मीटर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर्स हुआ, 5 मीटर। तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो जब इस तरीके से हमारे पास चीजें आ गई तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए जो फोर्स है वो हमारा है 20 न्यूटन, क्योंकि W कितना है हमारा, W है F S cos थीटा, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो F की जगह पर आ जाएगा 20 न्यूटन, F की जगह पर आ जाएगा 20 न्यूटन, S की जगह पर आ जाएगा 5 मीटर्स, और कॉस कॉस ऐसे लिखा रहेगा, और थीटा की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहां से समझिए, देखिए जो हमारा वैल्यू होता है, जैसे एंगल है, ये 30 डिग्री क्या है, एंगल है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल जो है वो यहां पर दिया हुआ है। देखिए टेबल दी हुई है और ये कॉस थीटा की वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू लिखी हुई है यहां पर। तो अगर एंगल हमारा 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। बहुत ध्यान से समझिए क्या मीनिंग है इसका। देखिए एंगल यहां पर दिया हुआ है और इस तरफ दिया हुआ है हमें कॉस थीटा की वैल्यू। किसकी दी हुई है वैल्यू, कॉस थीटा। यानी कि अगर उन्होंने एंगल क्या बोला, 0 डिग्री, 0 डिग्री का मीनिंग ये है कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फोर्स भी इसी तरफ। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे दोनों एक ही तरफ है, तब उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। और उस समय कॉस जीरो की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद आता है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इस तरफ है और जो फोर्स है वो इस तरफ है, तो इनके बीच का एंगल है यहां पर 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 30 डिग्री ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो इस समय ये इसको लिखा जाता है कॉस 30 डिग्री। क्या लिखा जाता है, कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। ये अभी आपके लिए जानना जरूरी है। आगे चलकर जब आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपके सामने ये कैसे निकल कर आ रहा है वो समझ पे आ जाएगा। ओके, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और ये होता है 0.866। फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्रीज है। कितना है, 45 डिग्रीज। ये 45 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये cos 45 लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है, cos 45। और cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। कितनी होती है, 1/√2, जो कि बराबर होती है 0.707 के। ठीक है, 1/√2 लिखिए चाहे चाहे या फिर 0.707 लिखिए। उसके बाद आता है 60 डिग्री, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इस केस में ये होता है cos 60 डिग्री और बराबर होता है ये 1/2 के, 1/2 या फिर 0.5 भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। उस केस में जो cos 90 की वैल्यू होती है वो होती है 0। वो होती है 0।
और इसी तरीके से फिर यहां पर हमारा आता है 120, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच की वैल्यू, मतलब एंगल की जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री, तो उसकी वैल्यू निकल कर आती है, यानी कि कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, और यहां पर कॉस 180 की वैल्यू, यानी कि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, तो उस केस में जो यहां पर कॉस 180 की वैल्यू होती है वो होती है -1। तो इन वैल्यूज को आपको याद रखना है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन वैल्यूज को आपको याद रखना है, ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, ये कॉस की वैल्यूज। जब आप आगे चलेंगे, क्लास 10th में पहुंचेंगे, तब आपको ये निकालना भी आ जाएगा, समझ पे भी आ जाएगा कि ये कैसे निकाली गई और ये कैसे रिलेटेड है एंगल पर। बट अभी जो मैंने आपको समझाया कि हम अगर फोर्स कुछ अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कुछ लगा रहे हैं, और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बट दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो हम क्या करते हैं, उस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर निकालते हैं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर निकालते हैं, और वो जो कंपोनेंट होता है, वो जो इसका एक कंपोनेंट होता है, वो होता है कितना, एफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो थीटा अगर 0 है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन पर है, तो उस समय कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, क्लियर यहां तक? तो अब इन्हीं चीजों का यहां पर हम यूज करेंगे। तो देखिए, वर्कडन हमें निकालना है, तो वर्कडन क्या था हमारा यहां पर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था 20 न्यूटन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर था हमारा 5 मीटर्स का, और इधर था ये 20 न्यूटन का। इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स का कंपोनेंट निकाल लेंगे इस डायरेक्शन पर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर। तो इस फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर होगा, वो कितना होगा, वो होगा एफ कॉस थीटा। कितना होगा, एफ कॉस थीटा। क्लियर? यहां पर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, इधर एफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहां पर कितना है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो एफ कॉस 30, और इस एफ कॉस 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों सेम डायरेक्शन पर है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि फोर्स जो इधर था, उसको हमने मोड़कर इधर कर दिया, बट जब उसको हमने मोड़ा, तो कुछ एंगल मोड़ने पर उसकी वैल्यू थोड़ी सी घट बढ़ जाती है, जो कि बन जाता है एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस 30, यानी कि ये यही बन गया हमारा। एफ कितना था, 20 न्यूटन, तो 20 कॉस 30 इंटू 5, तो 20 इंटू 5 इंटू कॉस 30 ये हो गया। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए √3/2 की वैल्यू कितनी है, या फिर ये देखिए cos 30 जैसे बोला गया, cos 30, तो cos 30 का मीनिंग ये है कि जो एंगल है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है उसके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्रीज है। तो cos 30 और cos 30 की जो टोटल वैल्यू होती है, ठीक है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है, √3/2। तो cos 30 की वैल्यू हमारी आ गई √3/2, और √3/2 की जगह पर हम लोग 0.866 की वैल्यू लिख सकते हैं। यानी कि इधर आप अगर देखें, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आपने जैसे 2 से इसको कट कर दिया तो ये 10 बचा, यहां पर 2 से ऐसे कट किया तो 10 बचा, और 10 इंटू 5 बन गया 50, ठीक है, 50, और 50 ये यहां पर ऐसा इंटू √3 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर बनेगा, और ये जूल निकल कर आ जाएगा इतना। √3 इंटू 50 करेंगे तो 86.6 जूल्स निकल कर आ जाएगा। या फिर इसी को ही आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 20 इंटू 5 जब करेंगे तो ये बन जाएगा 100, ठीक है, 100 न्यूटन मीटर, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.866, इसकी वैल्यू √3/2 की वैल्यू 0.866। तो 100 इंटू 0.866 जब करेंगे तो ये बन जाएगा 86.6, 86.6 बन जाएगा। सेम चीज बन रही है, जूल। क्लियर? ये बात समझ पे आई? अब यहां पर हमारा अगर हम इसको कंपेयर करें, देखिए अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, देखिए कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन में हमें क्या मिल रहा है देखने में,
कि अगर अगर यही 20 न्यूटन का फोर्स, ये 20 न्यूटन का फोर्स जिस डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट था हम उसी डायरेक्शन पर ही लगाते, उसी डायरेक्शन पर लगाते, तो क्या होता? उसी डायरेक्शन पर लगाने पर क्या होता? जो वर्क डन निकल कर आता वो 100 न्यूटन निकल कर आता। कितना निकल कर आता? 100 न्यूटन। समझिएगा एक गौर से कि अगर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया होता और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आई होती, तो जो वर्क डन होता हमारा वो कितना होता? 100 न्यूटन। कितना होता? 100 न्यूटन, सॉरी 100 जूल। वर्क डन हमारा 100 जूल होता, न्यूटन मीटर होता, न्यूटन मीटर, तो वर्क डन हमारा 100 जूल होता। जबकि यहां पर क्या है इस केस में कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल होने की वजह से जो वर्क डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया? 0.866 टाइम्स रिड्यूस, मतलब 0.866 बन गया। ठीक है, 100 इंटू 0.866 हो गया तो बन गया 86.6 जूल्स। इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। अब अगर आपको लगता है कि या कि कैसे हो सकता है कि हम एक फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो, हम एक कोई फोर्स लगाएं और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो उसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो, तो आप लोग ने अगर किसी छोटी सी गाड़ी में जो खिलौने वाली कार होती है उसमें धागा बांध के खींचा हो, कभी धागा बांध के खींच के खेला हो अगर कभी, तो वो तो वही सेम एग्जांपल है ना। आप क्या कर रहे हैं? धागा बांध रहे हैं एक कार में और उस धागे को खींच रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं? धागा बांधा आपने, धागे को बांधकर आपने खींचा, तो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कैसा है? जो ऑब्जेक्ट है आपका वो ये है। आप फोर्स लगा रहे हैं धागे को बांधकर इस तरफ, धागे को आपने बांधा और आप लगा रहे हैं फोर्स इस तरफ। ठीक है, आप ऐसे खड़े हैं तो धागे को बांधकर आपने खींचा तो फोर्स लग रहा है आपका इस तरफ। ओके, और और जो कार मूव करती है वो जमीन में ही मूव करती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरफ। तो ये बात समझ पे आई? ये एग्जांपल समझ पे आया कि एक कार थी, टॉय कार, आपने क्या किया? धागा बांधा, धागा बांध के उसको खींचा। तो धागा बांध के जब खींचते हैं तो ऐसे हम लोग उसको लेकर, धागे को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो पीछे कार खींचती चली आती है। तो धागा बांधा है आपने इस तरफ, कार खींच रही है इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, फोर्स इधर लग रहा है। तो हमें इस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर निकालना होगा, जिससे कि ये निकल कर आ जाएगा एफ कॉस थीटा। तो फिर हम लोग एफ कॉस थीटा और डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कॉस थीटा की वैल्यूज कैसे निकलती हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहां पर कि थीटा की वैल्यूज कैसे निकल कर आती हैं। ये है एंगल की वैल्यू जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये कॉस थीटा ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर जो भी एंगल होगा, जैसे जीरो लिखा है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 120 -1/2 और कॉस 180 -1। यहां पर आपको जो मेनली इस्तेमाल होगा वो इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यूज मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल आपके इस लेवल पर आपको इनके अलावा किसी और एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? यहां तक बात समझ पे आ गई? तो अब हम लोग चलते हैं एनर्जी में। एनर्जी, वर्क तो हम लोग ने पढ़ लिया कि वर्क डन हमें निकालना है जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, और उसी डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा हो, तो कितना वर्क डन होगा ये हम लोग ने फाइंड किया। हम लोग ने ये भी फाइंड किया कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तो फोर्स लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो इनके बीच में क्या है? कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा? हम लोग ये जो फोर्स है इस फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर, जो कि होता है एफ कॉस थीटा। फिर हम एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा वर्क डन निकल कर आ जाता है। तो दोनों ही चीजें हम लोग ने पढ़ ली। तो बात आती है ये कि वर्क डन करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? वर्क डन के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? तो वो है एनर्जी, वो है एनर्जी। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी
तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को नहीं करा सकते। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करा के उसकी पोजीशन को चेंज करते हुए फोर्स लगाने के बाद हम वर्क डन नहीं कर सकते। तो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। और आप देख रहे होंगे कि हर दिन जो एनर्जी की डिमांड है, वो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो या किसी और तरीके की एनर्जी की बात हो, वो लगातार क्या हो रही है, डिमांड हमारी बढ़ रही है। ठीक है। और जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है सन। एक्चुअली देखा जाए तो जो भी हम लोग अपने अर्थ में जो भी एक तरीके से आप एनर्जी का सोर्स ढूंढिए, वो कहीं ना कहीं सन से कनेक्टेड है। वो कहीं ना कहीं सन से कनेक्टेड है। कैसे? देखिए, आप लोग ने फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा। फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सुने होंगे। या कह लीजिए कि कोल के बारे में आपने सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अब तो वो नंबर्स पर चेंज हो रहा है, बट जो आपने ज्यादातर सुना होगा वो ये सुना होगा कि थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी हमारी हमें मिलती है। जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हम लोग के पास, वो ज्यादातर कहां से आती है? थर्मल पावर प्लांट से। और थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है? वहां पर कोल बर्न किया जाता है। कोल बर्न करने के बाद बड़े बड़े कुकर होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर होते हैं ना, उसी तरीके से वहां पर भी होते हैं। उनको बोला जाता है बॉयलर्स। ठीक है। फिर उन बॉयलर्स में जब हम लोग आंच बहुत तेज कर देते हैं, यानी कि कोल जलाते हैं, जिसकी वजह से जैसे प्रेशर कुकर के अंदर पानी भर दीजिए, गैस चालू कर दीजिए, तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद स्टीम निकलती है। क्या निकलती है? स्टीम। और वो स्टीम कैसी होती है? हाई प्रेशराइज्ड स्टीम होती है। तो सेम चीज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में, कि एक बहुत बड़ा कुकर होता है, उसमें हम लोग कोल, उसके नीचे कोल जलाते हैं, जिससे कि स्टीम फॉर्म होती है, हाई प्रेशराइज्ड स्टीम फॉर्म होती है। तो उस स्टीम का हम लोग यूज कर लेते हैं टरबाइन को मूव कराने में, टरबाइन को रोटेट कराने में। और वो टरबाइन कनेक्टेड होता है एक डिवाइस से, जिसको कि हम लोग डायनेमो बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। क्लियर? तो जो कोल है वो कहां से आ रहा है? जो कोल है वो आ रहा है इस तरीके से कि जब बहुत सालों पहले जो पेड़ पौधे दब गए थे, मिट्टी के नीचे दबते गए दबते गए दबते गए, तो हाई प्रेशर और वहां पर हाई टेम्परेचर की वजह से वो धीरे 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 अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं, और जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो निकल जाती हैं, और वो कोल बन जाता है वहां पर। ठीक है। लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब आप लोग ने नाम सुने होंगे कोल के। तो ये सारे कोल वहां पर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो अब वापस चलिए, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पेड़ पौधे कहां से बने? पेड़ पौधे बनते हैं जब उनमें होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब सनलाइट फॉल हो। वैसे आजकल तो आप क्या करिए, किसी पौधे के आसपास खूब ढेर सारी जो बल्ब होते हैं उनको चालू कर दीजिए, तो वहां पर भी वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। बट पहले तो बल्ब नहीं थे। पहले तो हमारे पास क्या था? सोर्स जो था वो सन ही था। और अभी भी अगर देखा जाए तो लाइट आ रही है, जो प्रकाश हो रहा है बल्ब से, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी कोल से बना है, कोल पौधों से बना है, पौधे सन से बने हैं। यानी कि जो मेन सोर्स है हमारा वो सन है। तो सन जब फोटोसिंथेसिस करने देता है और बाकी एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमारा फॉर्म करता है ग्लूकोज, उसी से सारी चीजें बनती हैं। यानी कि कहने का मतलब कि सन से पौधे बने, पौधों को जानवरों ने खाया, इंसानों ने खाया, फिर इस तरीके से करते करते वो सारी चीजें फॉर्म होती गई। तो सन जो है हमारा, वो बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है किसका? एनर्जी का। सन की वजह से ही विंड एनर्जी बनती है। समझ रहे हैं? सन की वजह से ही विंड एनर्जी बनती है। जो पवन चक्की लगी होती हैं, विंड मिल्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, ये चीज वो भी सन की वजह से ही हो रहा है। क्यों? सन क्या करता है? कहीं की हवा को ठंडा कर देता है, कहीं की हवा को गर्म करता है। यानी कि किसी जगह पर वो जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा रहता है, और कहीं पर टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि सन कहीं पर कम पहुंचता है, कहीं पर उसकी रेज कहीं पर कम पहुंचती है, कहीं पर ज्यादा पहुंचती हैं, जिसकी वजह से
दो जगह पर प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक तरफ जो एयर है वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो एयर होती है वहां की वो ऐसे राइज हो जाती है, सरफेस के जस्ट ऊपर वाली जो एयर होती है वो राइज होकर ऊपर चली जाती है। तो जब वो राइज होकर ऊपर जाती है तो जमीन के पास क्या बन जाता है, वहां पर हमारा एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है। लो प्रेशर का मतलब कि कुछ ऐसा कि सरफेस के पास एयर मौजूद थी, ठीक था, धूप पड़ी, वहां पर जो एयर थी वो बहुत ज्यादा गर्म हुई और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। ये आपने देखा होगा कि जैसे धुआं वगैरह होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, हाँ है ना, तो गर्म चीज होती है वो ऊपर जाती है, तो गर्म हवा ऐसे ऊपर उठ जाती है। तो उस इलाके में, और इलाका 1-2 किलोमीटर नहीं, काफी बड़ा इलाका, 100-200 किलोमीटर वाले इलाके में क्या होता है, बहुत ज्यादा वहां पर प्रेशर लो हो जाता है। तो प्रेशर लो होने की वजह से वो जगह जहां पर हवा थोड़ी सी ठंडी है एज कंपेयर टू दिस, वहां पर क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा होता है, उस जगह पर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो हवा उस हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन पर क्या करती है, मूव करती है, जिसकी वजह से जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं। और वही जब प्रेशर बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, यही तो वो जन्म देता है आंधी तूफान को। यही रीजन है कि गर्मियों में हमें आंधी तूफान देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होकर जो प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, और कहीं पर क्योंकि एयर वहां से ऊपर उठ जाती है तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और कहीं पर हमारा हाई प्रेशर बहुत होता है, तो बहुत तेजी के साथ हवा चलती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आंधी तूफान वगैरह आती है। बट यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि वो हवाएं भी हमारी किसकी वजह से चल रही है, सन की वजह से चल रही है। तो जो विंड एनर्जी है वो भी हमें सन की वजह से ही मिल रही है। टाइडल एनर्जी, नाम सुना होगा आपने, टाइडल एनर्जी, टाइड्स का यूज करके, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल टाइड्स फॉर्म होती हैं, जहां पर समुद्र का या जो हमारा सी होता है, महासागर या समुद्र के जो वाटर लेवल्स होते हैं वो घटते बढ़ते हैं, तो वो भी सन की वजह से होता है, बट वहां पर वो इस्तेमाल करता है ग्रेविटेशनल पुल को, ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से होता है, और मून भी वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरीके से कहा जाए फिर से सन हमारा क्या है, वहां पर रिस्पॉन्सिबल है उस एनर्जी के लिए। तो एक तरीके से जो सन है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उसी से ही सारी तरीके की जो एनर्जीज हैं वो हमारी फॉर्म हो रही हैं। जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी सन की वजह से ही बन रहा है, तो वो जो खाने में हमें एक तरीके से एनर्जी मिल रही है वो सन की वजह से ही आ रही है। क्लियर? बात समझ पे आई? ये चीज, ये यही चीज यहाँ पर लिखी है कि मेनी ऑफ अवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम द सन। ज्यादातर जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो सन से ही है, एक तरीके से कहा जाए। अगर आप कनेक्शन बैठाने बैठे तो आपको सन ही आखिरी में मिलेगा। ओके, तो वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड द टाइड्स। तो टाइड्स भी सन की वजह से ही फॉर्म हो रही है, सन या मून की वजह से। और एक और एनर्जी होती है जिसको कि हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, तो जियोथर्मल एनर्जी जो होता है, पता क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी में आपने देखा होगा कि ठंडियों में जो जमीन के अंदर से पानी आता है वो थोड़ा गर्म होता है, हाँ है ना? ठंडियों में आपने ये देख नोटिस किया होगा कि जो जमीन के अंदर से पानी आता है वो गर्म होता है एज कंपेयर टू आउटर टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। यानी कि अर्थ के अंदर कुछ गर्माहट होती है, कहीं कहीं पर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जो कि पानी को भी उबाल दे और स्टीम फॉर्म कर दे, पानी को उबाल दे और स्टीम फॉर्म कर दे। तो क्या किया जाता है कि गड्ढे खोदकर जमीन में गड्ढे खोदे जाते हैं, ठीक है, और गड्ढे खोदकर ऐसे पाइप्स डाल दी जाती हैं, और यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो अंदर पानी जाता है वो बन जाता है स्टीम। क्या बन जाता है? स्टीम। और ये स्टीम, इस स्टीम का यूज होता है टरबाइंस को घुमाने पर, और फिर उस डायनेमो को घुमाने पर, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को घुमाने में, और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। और जैसे न्यूक्लियाई ऑफ एटम, जो कि होता है क्या, क्या होता है वहां पर? वो होता है जैसे एटम है, एटम के अंदर एटम खुद बना होता है छोटे छोटे पार्ट से, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा
प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, या 10th क्लास में भी जाकर आप इनके बारे में और ज्यादा चीजें जानेंगे। तो एटम बना हुआ है कुछ चीजों से, जिसमें कि एक उसका पार्ट न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पे मौजूद होता है, और उस न्यूक्लियस को जब हम ब्रेक करें या दो न्यूक्लियस को मिलाएं, तब भी हमें एनर्जी मिलती है, जिसको कि बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का नाम सुना होगा, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे भी ये चीज ऐसे बनती, वहां से भी हम लोग को एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप चाहें तो बहुत ढेर सारे एनर्जी के सोर्सेस को देख सकते हैं, बट ज्यादातर में जो आपको सबसे आखिरी में मिलेगा खड़ा हुआ, वो मिलेगा सन। कि सन की वजह से ही एनर्जी आ रही, सन से यहां पर गई, सन से इस पे गई, इससे इस पे गई, और यहां से फिर हमें ये सोर्स मिला। क्लियर? तो जो पेट्रोलियम वगैरह, क्रूड ऑयल्स वगैरह भी आ रहा है, वो भी सन की वजह से ही आ रहा है, कहीं ना कहीं सन की एनर्जी ही वहां पर ट्रैप हुई है। तो अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इस पे। तो आपने देखिए एनर्जी को डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सुना होगा और बहुत तरीके से सुना होगा कि आज बहुत लो एनर्जेटिक मैं फील कर रहा हूँ, बहुत कम एनर्जी है, या फिर मैं आज बहुत ज्यादा मेरे पास एनर्जी है, मैं तो आज दिन भर खेलूंगा, या मेरे पास आज बहुत ज्यादा एनर्जी है तो मैं इस पेड़ से उस पेड़ में कूदूंगा, इधर छलांग लगाऊंगा, उधर लगाऊंगा, आज मैं ये करूंगा दिन भर। तो एनर्जी का यूज इस तरीके से भी आपने सुना होगा, या एनर्जी शब्द का आपने इस तरीके से भी सुना होगा कि एनर्जी लॉस है, कि ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है इस पे कई तरीके के एनर्जी लॉसेज हैं। या आपने ऐसा सुना होगा डे टू डे लाइफ में कि जो लोगों में है आजकल एनर्जी नहीं बची है कुछ काम करने की। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सुना होगा, बट वही चीज जैसे कि वर्क को हम लोग बहुत अलग तरीके से डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट एक्चुअल में जब हम लोग उसको साइंस में पढ़ते हैं तो उसका डेफिनेशन बहुत अलग हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी शब्द का इस्तेमाल बहुत ही डिफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज और डेफिनेट तरीके से इसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए हमने एनर्जी शब्द का इस्तेमाल कर लिया। हमें बहुत सोच समझकर एनर्जी शब्द का इस्तेमाल करना होगा अब से, क्योंकि अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे। जब एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल होती है तो वो क्या होता है, जैसे ही टकराती है किससे, जो विकेट होता है, विकेट से टकराते ही जो बेल्स होते हैं वो फॉल हो जाती हैं, या विकेट थ्रोन अवे, वो विकेट ही उखड़कर चला जाता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, किसी सर्टेन हाइट तक ऐसे उठाया गया। जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने लिया और इसको सर्टेन हाइट तक ऐसे उठाया, इसको मैंने ऐसे लिया और सर्टेन हाइट तक उठाया। तो जब इसको लेकर मैंने सर्टेन हाइट तक ऐसे उठाया तो क्या हुआ, हमने यहाँ इस पे लगाई होगी एनर्जी, जिसकी वजह से हमने इस पे वर्क किया। क्या किया? वर्क। देखिए इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। इस तरीके के एग्जाम्पल को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, और हमने क्या किया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन पर ऐसे मूव कराया हमने। तो अपवर्ड डायरेक्शन पर जब इसको मूव कराया तो मैंने इस लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पर कुछ फोर्स लगाया होगा, जो कि नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। उसके बाद फिर मैंने इसको ऊपर ऐसे डिस्प्लेस करा दिया। तो इस फोर्स जो मैंने ऊपर लगाया और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सेम डायरेक्शन पर है, तो मैंने क्या किया, इस पे कुछ वर्क किया होगा, इस पे मैंने कुछ वर्क किया होगा। और कैसा वर्क किया होगा? पॉजिटिव वर्क किया होगा। ठीक है, और वो वर्क जब मैंने किया तो मैंने इस पे एक्सपेंड करी होगी अपनी कुछ एनर्जी, मैंने अपनी कुछ एनर्जी खर्च करी होगी। बात समझ पे आई? तो एक तरीके से कहा जाए कि जो एनर्जी है वो हमें कैपेबल बनाती है वर्क करने के लिए। तो वर्क हमारा स्पेसिफाइड है कि क्या होता है, और उस वर्क को करने के लिए जो रिक्वायर्ड थिंग होता है वही हमारा एनर्जी होता है। ठीक है, या फिर अगर आपने जैसे कभी देखा हो कि एक कोई हैमर अगर किसी वुडन ब्लॉक में रखी हुई कील के ऊपर गिरता है, तो जो कील होती है वो ऐसे वुड के अंदर चली जाती है।
ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि एक कोई छोटा बच्चा है, उसने अपनी कार को लिया और क्या किया, ऐसे उसकी चाबी भर दी और चाबी भरने के बाद उसको रखा तो वो चलने लगता है। या फिर उसको ऐसे लेता है और पीछे तरफ ऐसे ऐसे करता है और ऐसे करने के बाद रख देता है तो भाग जाती है आगे। देखा है? तो उसने जब इसको ऐसे 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 किया और ऐसे करने के बाद जब ऐसे रखा, ऐसे 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 कार को किया और ऐसे रखा, या फिर चाबी भरी और चाबी भरने के बाद इसको ऐसे रख दिया तो वो मूव करने लगा। तो क्या हुआ यहां पर? तो क्या हुआ यहां पर? या फिर अगर एक बैलून लिया गया जिसके अंदर एयर भरी है और हमने उसको दबाया तो उसका शेप चेंज हो गया, तो क्या हो रहा है वहां पर? ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही हम अपना हाथ हटाते हैं तो वो वापस उसी शेप में आ जाता है जिस शेप का वो पहले रहता है ना? तो ये यहां पर अगर हम लोग देखें तो इन सब में इन सब में क्या है, कहीं ना कहीं हम वर्क को कर रहे हैं। इन सभी चीजों में हम कहीं ना कहीं वर्क को कर रहे हैं। ठीक है। तो जो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अगर एनर्जी थी तो हम वर्क को करने के कैपेबल थे। बात समझ पे? तो कहने का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट में, अब यहां इसकी बात हो रही है कि किसी ऑब्जेक्ट में वर्क को करने की जो कैपेबिलिटी होती है तो हम ये कहते हैं कि इसके पास एनर्जी है। समझिएगा ध्यान से, इसके पास कैपेबिलिटी है टू डू वर्क। टू डू वर्क इसके पास कैपेबिलिटी है, तो हम कहेंगे कि इसके पास एनर्जी है। बात समझ पे आई? तो एनर्जी को नए तरीके से डिफाइन करिए, नए तरीके से सोचिए कि हमने पहले वर्क को डिफाइन कर दिया कि वर्क क्या होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाता है फोर्स लगा कर, तो अगर फोर्स लगे और फोर्स लगाने की वजह से वो क्या हो, डिस्प्लेस हो। फोर्स लगाने की वजह से वो क्या हो, डिस्प्लेस हो। तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुआ, फोर्स लगाया और डिस्प्लेस हुआ, तो हम कहेंगे कि उस पर वर्क हुआ। और जिसने वर्क किया होगा, जिसने वर्क किया होगा तो उसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है टू डू वर्क। अगर उसने वर्क किया है तो उसके पास कैपेबिलिटी है टू डू वर्क। तो हम ये कहेंगे कि उसके पास एनर्जी थी तभी वो ये वर्क कर पाए। उसके पास एनर्जी थी, उसने कुछ एनर्जी खर्च करी तभी वो ये वर्क कर पाया। क्लियर? तो बहुत गौर से समझिएगा, द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लॉसेस एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है, जैसे कि यहां पर ये है ऑब्जेक्ट वर्क करने वाला, इसने अपनी एनर्जी लॉस करी होगी। ठीक है, क्लियर? तो द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क loses energy and object on which the work is done gains energy। और जिसमें वर्क किया जाता है वो एनर्जी को गेन करता है। क्लियर? यहां पर ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक लॉ होता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग ये है कि हम एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और इसी से ही समझिए। यहां पर इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट में वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट में वर्क किया, तो हम यहां से चालू करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में लग रहा है फोर्स जिसकी वजह से इस पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें वर्क होगा, इसमें वर्क होगा। हमने ये कहा कि हाँ इस पे वर्क होगा। उसके बाद ये वर्क किया किसने? वर्क किया है इसने, वर्क किया है इसने। तो जब वर्क किया है इसने तो इसने कुछ एनर्जी यूज करी होगी अपनी खुद की वर्क करने के लिए। कहने का मतलब इसकी यहां पर एनर्जी लॉस हुई, और वो जो लॉस हुई, जो इसने एनर्जी लूज करी, वो एनर्जी इसने गेन कर ली। यानी कि जिसमें वर्क किया गया उसने एनर्जी गेन कर ली। तो सिमिलरली यहां पर भी हुआ। ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, इस पे मैंने अपवर्ड एक फोर्स लगाया जो कि इसके वेट के बराबर था। मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसको ऊपर उठा दिया कुछ डिस्टेंस तक। तो मैंने अपनी एनर्जी खर्च करी एक वर्क करने में, और वो जो मैंने वर्क किया
वो इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ाने में खर्च हुआ। बात समझ पे आई? फिर से मैं रिपीट कर दूं कि हम लोग ने देखिए वर्क पढ़ लिया था, तो वर्क से ही आगे बढ़ते हैं, एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन पर, जो कि बराबर था डाउनवर्ड लगने वाले वेट के, जिसकी वजह से इसको मैंने मूव किया ऊपर तरफ और कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया? कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। इसको यहां से ऐसे मूव किया तो इस पर कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। तो मैंने अपनी एनर्जी खर्च करी, मैंने अपनी एनर्जी खर्च करी कुछ वर्क करने के लिए, और वो जो वर्क किया गया है वो स्टोर हो जाएगा एक तरीके से इसमें एज अ एनर्जी। ये क्या करेगा? एनर्जी गेन कर लेगा। ये क्या करेगा? एनर्जी गेन कर लेगा। बात समझ पे आई? बात समझ पे आई? ये चीज इस तरीके से होता है। तो देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में किस तरीके से जो मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं कैसे इस पे वर्क कर पाऊंगा। तो जब मेरे पास एनर्जी होगी, ठीक है, जब मेरे पास एनर्जी होगी तो उस एनर्जी की वजह से मैं इस पे एक फोर्स एक्ट कर पाऊंगा। तो एनर्जी मुझे एक कह दीजिए मुझे कैपेबल बनाती है फोर्स लगाने के लिए। एनर्जी मुझे कैपेबल बनाती है फोर्स लगाने के लिए। तो आ, मतलब पिछले चैप्टर में या पिछले के पिछले चैप्टर में किसी का तो डाउट था जिसपे पूछा था कि क्या फोर्स और एनर्जी सेम है, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो आज वो दिन है जहां पर आपको समझना है कि एनर्जी एक ऐसी चीज है जो आपको फोर्स लगाने के कैपेबल बनाती है। बात समझ पे आई? तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जो आपको फोर्स लगाने के कैपेबल बनाती है। बात समझ पे आई? तो अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इसमें फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि वर्क होगा, और वो जो वर्क हुआ एक तरीके से देखा जाए तो मैंने अपनी एनर्जी खर्च करी और इसने वो एनर्जी पा ली वर्क करने के दौरान। तो एनर्जी हमें कैपेबल बनाती है इस ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा सकूं। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास कैपेबिलिटी होगी दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने की, उसके पास क्या होगी? कैपेबिलिटी होगी दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने की। ठीक है? तो अब क्या है, जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है? पहले वाले से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होती है यानी कि द सेकेंड ऑब्जेक्ट मे मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। तो जब पहले वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाता है तो दूसरे वाले में कुछ एनर्जी, दूसरे वाले को कुछ एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वजह से वो कुछ वर्क करता है। उस एनर्जी की वजह से वो कुछ वर्क करता है। यहां तक समझ पे आए? तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास क्या थी? एक कैपेसिटी थी वर्क को करने की। पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या थी? एक कैपेसिटी थी वर्क को करने की। ठीक है? तो इसका मीनिंग यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी होगी उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो वर्क कर सकता है। ठीक है? यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी होगी वो वर्क को कर सकता है, वो वर्क कर सकता है। बात समझ में आई? वो वर्क कर सकता है और वर्क किसी दूसरे में होगा, यानी कि इसके पास एनर्जी है तभी ये इसको धक्का देते हुए आगे ऊपर तक ले जा पा रहा है। ये वर्क कर रहा है, इसमें वर्क इसमें कर रहा है। क्लियर? समझ गए ये चीज? अब यहां से एक तरीके से अगर एक तरीके से कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है उसको हम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क के टर्म्स पर मेजर कर सकते हैं। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क कर सकता है, एनर्जी से ज्यादा वर्क नहीं किया जा सकता। जितनी आपके पास एनर्जी है उससे ज्यादा आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क।
यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम इंसान का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं तो आप इसको इंसान की जगह पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, बट फिलहाल यहां पर आप जैसे इंसान मान रहे हैं, विजुलाइज करना आसान है, समझना आसान है। धीरे धीरे आप करके इसकी जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर हम ऑब्जेक्ट शब्द ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बट आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आप चाहें तो इस इंसान को आप ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दीजिए। सारे जो चीजें पढ़ी आपने वो सब की सब सही होंगी, ठीक है। अब कल वाले लेक्चर में किसी को ये डाउट था कि जो एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी, वो जूल होती है, वर्क की भी यूनिट जूल है, कैसे? ये रीजन है, बात समझ पे आई? ये रीजन है कि एनर्जी possessed बाई एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि अगर एनर्जी होगी तभी हम उसको देख पाएंगे कि वो वर्क कर सकता है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर पाएगा वो। यानी कि वर्क और एनर्जी कैसे हैं? इंटर रिलेटेड हैं, और एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होती है, और फिर जो वर्क इस पे कर दिया जाता है, समझिएगा, इसकी एनर्जी, इसके पास एनर्जी थी, इसने इस पे वर्क किया, इस पे वर्क किया, अब इसमें वर्क हुआ, उस वर्क की वजह से इस पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इस पे एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी कई तरीके की होती है, जिसको कि अभी हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी के लिए यह है कि एनर्जी 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 एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, वर्क, वर्क, एनर्जी, क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा जो यूनिट है एनर्जी की, उसको हम लोग जूल पे मेजर, मतलब जूल होती है, जूल पे हम लोग मेजर करते हैं एनर्जी को। तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एनर्जी कितनी होती है? इतनी एनर्जी होती है जितना हमें 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक अगर आप खिसका दें, 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक खिसका दें, तो यह कहा जाएगा कि आपने क्योंकि 1 जूल ऑफ वर्क किया, यानी 1 न्यूटन ऑफ वर्क किया, 1 न्यूटन मीटर, सॉरी 1 न्यूटन नहीं, 1 न्यूटन मीटर आपने वर्क किया, तो वो 1 न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल। तो 1 न्यूटन मीटर बोलिए चाहे 1 जूल बोलिए, तो आपने 1 जूल वर्क किया, और 1 जूल वर्क आप तभी कर पाए जब आपके पास 1 जूल एनर्जी थी। तो 1 जूल एनर्जी आपने अपनी लगा दी 1 जूल ऑफ वर्क करने में, क्लियर। कभी कभी हम लोग थोड़ी बड़ी यूनिट्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि किलो जूल, ठीक है, किलो जूल बोलते हैं, किलो जूल, क्लियर। किलो जूल का इस्तेमाल होता है। किलो यानी कि 1000 होता है, तो 1000 जूल, इसको हम लोग 1 केजे ऐसे लिखते हैं, या फिर 1000 जे, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, ये यूनिट बन जाती है, केजे ऐसे बन जाती है, क्लियर। के का मतलब 1000 होता है, तो ये 1000 जूल होगी। यहां तक समझ पे आ गई बात? तो अब इस पे आगे आप देखें कि जो एनर्जी है वो कई फॉर्म में होती है, जो एनर्जी होती है वो कई फॉर्म में होती है, बहुत ढेर सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में 2 तरीके की एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। क्या मीनिंग है इसका, अभी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। फिर जैसे हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का एग्जांपल, लाइट एनर्जी का एग्जांपल देखिए, लाइट एनर्जी का एग्जांपल जैसे कि सन, सन से हमें लाइट मिलती है, बल्ब लाइट एनर्जी का एक एग्जांपल है, ओके। तो ये सब हो गया लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरीज, डायनमो, ठीक है, लाइटनिंग, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में जैसे कि जब किसी तरीके के 2 ऐसे केमिकल्स को मिलाया गया जिससे कि हीट वगैरह मान लीजिए प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पर केमिकल के फॉर्म पर वो एनर्जी स्टोर्ड थी, जब उनको मिलाया गया तो उससे हीट मिल गई हमें, एक तरीके से हमें क्या मिल गई, वहां पर हीट मिल गई, तो वो भी क्या है, एक हमें एनर्जी मिल गई वो। हाँ, बैटरी वगैरह जो है वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जाम्पल आ गया। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, बॉडी हमारी गर्म रहती है, ठीक है, टेम्परेचर होता है कुछ, हीट है उसके अंदर, कोई आग जलती है वहां पर हीट है, ठीक है, जमीन के अंदर हीट है, तो वो हीट एनर्जी है। ये सब हो गया हीट एनर्जी के फॉर्म, एक तरीके से। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में 2 टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या मीनिंग है, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
क्लियर? बात समझ पे आई? तो जूल जो यूनिट पड़ी, यूनिट का जो नाम पड़ा वो इनके नाम के ऊपर पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और काइनेटिक एनर्जी को पढ़ते हैं कि अब काइनेटिक एनर्जी का क्या मीनिंग है। लेट अस सपोज आपने क्या किया, एक हैवी बॉल को लिया और उसको ड्रॉप कर दिया एक मोटे से किस पे, एक बेड ऑफ सैंड, यानी कि जहां पर बालू पड़ी हो बहुत ढेर सारी, उसको बेड ऑफ सैंड सैंड बोलते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा वहां पर अगर हमने एक बेड ऑफ सैंड लिया और उस पर एक हैवी बॉल को ड्रॉप कर दिया, या उसकी जगह पर जो बेड ऑफ सैंड हो वो गीला हो अगर, तो क्या होगा, बॉल क्या करेगी, एक वहां पर गड्ढा फॉर्म कर देगी। ठीक है, या आपने देखा होगा या फिर आपने इस चीज को गीली मिट्टी पर भी देखा होगा कि जैसे कभी कभी मिट्टी गीली होती है और आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉल चली जाती है उस गीली मिट्टी की तरफ, तो वो क्या होती है, धंस जाती है, धंस जाती है ना। ठीक है और इस चीज को तो आपने देखा ही होगा अगर आपने गली क्रिकेट खेला है, तो बॉल हमेशा जो ड्रेनेज होता है, यानी कि जो नालियां होती है वहां चली जाती हैं, हाँ या ना। आपने वहां तो देखा ही होगा कि वो ऐसा डिप्रेशन फॉर्म कर देती है वहां पर, एक तरीके से ऐसा गड्ढा सा बन जाता है, जहां पर बॉल गिरती है वहां पर क्या होता है, ऐसा गड्ढा गड्ढा बन जाता है, हाँ है ना। तो बालू तो बहुत बात की बात है, आपने गली क्रिकेट में ये जरूर किया होगा, फिर वहां से निकाल के जरूर खेले होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ऐसे फॉर्म हो जाता है, हाँ या ना। अब मान लीजिए कि अगर हमें सिस्टमेटिकली क्या करना है, स्टडी करना है, तो आप क्या करें, वो जो हैवी बॉल है उसको क्या लें, एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करें, उस जो बालू का आपने बेड बनाया है पानी डालकर बढ़िया, उस पे आप क्या करें, एक सर्टेन हाइट से बॉल को ड्रॉप करें, उसके बाद थोड़ी और हाइट से ड्रॉप करें, थोड़ी और हाइट से ड्रॉप करें, तो आप क्या देखेंगे कि सब के जो डिप्रेशन हैं, ठीक है, जो डिप्रेशन वहां पर आपको दिखाई देंगे सब के डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और जो सबसे ज्यादा हाइट से गिराया गया है उस पर सबसे ज्यादा डिप्रेशन मिलेगा। डिप्रेशन का मतलब समझ पे आया, वो जो गड्ढा है, यानी कि आपने क्या लिया, एक बालू का पूरा एक ऐसा बेड बनाया, बेड यानी कि एक ऐसा बालू बिछा दी बढ़िया से, कुछ थिक लेयर ऐसे बालू की बिछा दी, उसको पानी डाल दिया उस पे और ऐसे गिराया। ठीक है, या फिर आपने अगर आम तोड़ के खाए हो कभी, ठीक है, आम तोड़ के नहीं, सॉरी, आम आंधी के बाद आप आम कभी बीन के खाए हो, वैसे अब तो बहुत मुश्किल है, शहरों में नहीं मिलता है ये सब, बट कभी आपने अगर ऐसा किया हो कि आंधी चली हो और आंधी चलने के बाद आप क्या किए हो, गए हो जो बगीचे वगैरह होते हैं वहां पर आम खाने गए हो, अब साथ में मान लीजिए कि उस समय बारिश भी हो गई रही हो, तो जो मिट्टी होती है नीचे की वो काफी कैसी हो जाती है, मुलायम पड़ जाती है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट हाइट से वो आम गिरे होते हैं, तो जमीन में गड्ढे भी वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बनाते हैं। ठीक है, वो गड्ढे भी जमीन में डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ के फॉर्म करते हैं। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तब आपको ऐसा देखने की जरूरत है कि मिट्टी नहीं है तो आप बालू का ले सकते हैं, या बालू नहीं है तो मिट्टी को भी आप गीला कर सकते हैं। मिट्टी गीले करने से क्या होगी, या आपका जो आपने अगर मिट्टी को ज्यादा गीला कर दिया तो फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। बालू के साथ थोड़ा सा ये होता है कि आप उसमें पानी भी डालेंगे तो एक्स्ट्रा पानी तुरंत निकल जाता है, जबकि जो मिट्टी होती है वो पानी को होल्ड कर लेती है, तो अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया, मिट्टी सही से नहीं बनी, तो आपके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो सही से परफॉर्म नहीं होंगे। तो एक बेटर एक्सपेरिमेंट के लिए यही हम लेते हैं कि बालू लिया और बालू को लेकर क्या किया, बॉल को ऐसे ऐसे ड्रॉप करें डिफरेंट डिफरेंट हाइट से, तो जो वहां पर गड्ढे फॉर्म होंगे, जो सबसे कम हाइट से बॉल गिराई गई होगी, जब उस बॉल को सबसे कम हाइट से गिराया गया होगा, तब वहां पर जो है सबसे छोटा गड्ढा बना होगा। ठीक है, तब सबसे छोटा गड्ढा बना होगा, और सेम बॉल को जब ज्यादा हाइट से गिराया गया तो वहां पर थोड़ा बड़ा गड्ढा बना होगा। ठीक है, तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा हाइट से जब बॉल गिराई गई थी वहां पर गड्ढा सबसे बड़ा होगा, और जब कम हाइट से गिराया गया था तब वहां पर जो गड्ढा होगा वो सबसे शैलो होगा। तो ऐसा क्या था उस बॉल में, ऐसा क्या था जिससे कि वो गड्ढे बन गए?
ठीक है, ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो गड्ढे बन गए। अब देखिए बॉल सेम है, बॉल सेम है, बॉल डिफरेंट डिफरेंट हाइट से आ रही है और वो क्या कर रही है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट इंपैक्ट कर रही है। गौर से अगर देखें, गौर से अगर देखें फोर्स के टर्म्स पे, अगर हम लोग इसको देखें, समझिएगा ध्यान से, बहुत गौर से, अगर इसको हम लोग फोर्स के टर्म्स पे अगर हम लोग देखें, तो ये जो बॉल है, इस बॉल पे कुछ मास होगा, इस बॉल का कुछ मास होगा और इसमें नीचे लग रहा होगा जी। क्या लग रहा होगा? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे मिलकर यहां पर इसका जो वेट है, वेट, वो बन जाएगा mg, mg वेट बन जाएगा, हाँ या ना? तो ध्यान दीजिए इस बात को, आपने उस बॉल को चाहे इतनी हाइट, जमीन से इतनी हाइट तक में पकड़ाओ, चाहे इतनी हाइट पे पकड़ाओ, चाहे इतनी हाइट पे पकड़ाओ, चाहे इतनी हाइट पर पकड़ाओ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैं अगर आप, नियर द सरफेस ऑफ अगर अर्थ हैं, तो जो फोर्स लग रहा होगा उस पे, वो हर केस में सेम लग रहा होगा, हर केस में जो फोर्स है वो सेम लग रहा होगा। समझिए इसको, हर केस में फोर्स सेम लग रहा होगा। इस बॉल को चाहे मैं इधर रखूं, चाहे इधर रखूं, चाहे इधर रखूं, हर केस में जो इसमें फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेम ही है, mg फोर्स ही एक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? सेम फोर्स ही एक्ट हो रहा है। तो जब सेम फोर्स ही एक्ट हो रहा है, तो हाइट को अलग अलग ले जाने में ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है कि वो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इंपैक्ट कर रहा है। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें गड्ढे मिल रहे हैं। एक सबसे शैलो है जब डिस्टेंस को कम रखा गया, एक में ज्यादा, एक में ज्यादा और ज्यादा, और जिसपे सबसे ज्यादा हाइट थी उस पे सबसे ज्यादा गड्ढा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए फोर्स यहां पर सेम लग रहा है, ये ध्यान दीजिए, फोर्स सेम लग रहा है, डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा है। समझिए ये बात को, डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स और डिस्टेंस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स और डिस्टेंस का यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो निकल कर आ जाएगा वर्क डन। और यहां पर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? बताइए, फोर्स यहां पर कौन लगा रहा है? सोचिए, फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है फोर्स। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो फोर्स सेम लग रहा है, बट डिस्टेंस सब में क्या है? ज्यादा है, या कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट सब में क्या है? बढ़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक में कम, उससे ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। यही तो है यहां पर। एक बार डिस्प्लेसमेंट 25 सेंटीमीटर है, एक बार 50 सेंटीमीटर, एक बार 1 मीटर और एक बार 1.5 मीटर। फोर्स जो यहां पर इस बॉल पे लग रहा है वो सेम ही लग रहा है, mg। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि होगा ये 25 सेंटीमीटर यानी कि 1/4 मीटर्स, और 50 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 मीटर्स। तो 1/4 मीटर्स इंटू mg कर देंगे, यानी कि ये जो वेट है, w इंटू 1/4, फिर w इंटू 1/2, w इंटू 1 और w इंटू 1.5। जब ऐसा किया गया, जब ऐसा किया गया, तो आप अब देख सकते हैं, W यहां पर मैं F लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर मैं F लिख देता हूं। वैसे मैं वेट लिखना चाह रहा था, बट वर्क डन भी यूज हो रहा है उसी पे, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज फोर्स ऐसे लिख देते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स सब में सेम है, बट डिस्टेंस सबकी क्या है? डिफरेंट है, और जिसकी सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वहां पर जो गड्ढा हुआ वो भी ज्यादा है। यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क हुआ उस ऑब्जेक्ट में, तो समझिएगा, अर्थ ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया किस पे? उस बॉल में, और उसको कुछ एनर्जी दे दी होगी। क्या दे दी होगी? एनर्जी। जो कि एनर्जी क्या हुई? जैसे जैसे वो गिर रहा था वैसे वैसे उसके पास एनर्जी बढ़ती गई, यानी कि जितनी ज्यादा हाइट थी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती गई? बढ़ती गई। अब क्योंकि हाइट बढ़ रही है, तो टकराने की जस्ट पहले की जो वेलोसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। यानी कि आप सोचिए, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से ड्रॉप करूं, तो कुछ वेलोसिटी मिलेगी सरफेस में आने में, बट इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक एक मंजिल से गिरा दूं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी सरफेस में आने में थोड़ी ज्यादा होगी, हाँ या ना? यानी कि यहां पर खेल वेलोसिटी का है, खेल किसका है? वेलोसिटी का है। तो ये जो एनर्जी है वो वेलोसिटी की वजह से है, ये जो एनर्जी है वो वेलोसिटी की वजह से है। तो
पूरा प्रोसेस समझिएगा क्या हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया, इसमें वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट में वर्क किया। ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया? वर्क किया। ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया और वर्क करते ही इसकी एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या कर दी? बढ़ा दी। वर्क करता गया और उसकी एनर्जी क्या होती गई? बढ़ती गई, क्योंकि जितना हम वर्क करते हैं उतनी एनर्जी उसको मिल जाती है। तो यहां पर हम कौन है? हम यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया और डिफरेंट डिफरेंट हाइट में होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट उसको एनर्जी मिली, और वो एनर्जी के साथ जब बॉल जाकर टकराई, उस एनर्जी के साथ जब बॉल जाकर टकराई जमीन में, तो उसने डिफरेंट डिफरेंट साइज के गड्ढे कर दिए। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में एनर्जी सबसे कम थी और सबसे आखिरी वाले केस, ये वाला जो केस था, इसमें एनर्जी ज्यादा थी इनके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वहां पर फिर से उस एनर्जी की हेल्प से उसने वर्क किया, गड्ढा किया ना वहां पर। तो वहां पर उसने क्या किया? वर्क किया। कैसे? एक फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से मिट्टी दब गई, एक फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से वहां पर मिट्टी दब गई। ठीक है, मिट्टी दब गई। समझे? बात समझ पे आई? तो इस तरीके से एनर्जी वर्क वर्क एनर्जी में खेल चलता रहता है, ये है पूरा। तो इस बॉल के पास जो एनर्जी आई थी, इस बॉल के पास जो एनर्जी आई थी, क्या एनर्जी आई थी? वो कहलाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से जब उसमें एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बात समझ पे आई? बात समझ पे आई? तो लेट अस सपोज एक हम इस पे और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि एक लेट अस सपोज ऐसा कोई एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक है यहां पर इस जगह पर, और एक ट्रॉली है। ठीक है, यहां पर इस ट्रॉली के सामने यहां पर कुछ डिस्टेंस दूर पर इस तरीके से वुडन ब्लॉक को रख दिया गया है। तो आप प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नोन मास, इसका मास हमें पता है, इन फ्रंट ऑफ अ ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स डिस्टेंस। इनके बीच की कुछ फिक्स डिस्टेंस, मतलब है कुछ डिस्टेंस है इस जगह पर। उसके बाद अब क्या करिए, कुछ इस तरीके से, ये देखिए स्ट्रिंग बंधी हुई है यहां पर, ये एक ट्रॉली है जो कि मूव कर सकती है। इस जगह पर अब स्ट्रिंग ऐसे लगी, स्ट्रिंग से यहां पर एक चीज बांध दी गई जिसपे कि कुछ मास को रखा जा सकता है, कुछ मास को रखा जा सकता है। तो अब क्या करिए, प्लेस अ नोन मास, यहां पर एक नोन वैल्यू ऑफ मास को, नोन वैल्यू ऑफ मास यानी कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, आपको पता होना चाहिए, जितना भी आप मास पुट करें पता होना चाहिए। देखिए अभी मुझे इसका मास नहीं पता, मुझे इसका मास नहीं पता क्या है, मुझे इसका मास नहीं पता, इसका मास क्या है मुझे नहीं पता। बट यही अगर 1 kg ऐसा जो हमारे पास मेजरिंग होता है क्यूब, उसको हमें अगर पता हो कि इसको हमें पुट करना है, तो हमें पता होगा कि 1 kg पुट कर रहे हैं, 2 kg, यानी कि नोन मास का मतलब है कि हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए जो भी हम वहां पर मास पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ट्रॉली है वो मूव करना चालू करेगी। ये ट्रॉली क्या करेगी? मूव करना चालू करेगी। तो ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। ये जो ट्रॉली है वो आगे बढ़ेगी, बढ़ते 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 यहां पर आकर टकरा जाएगी, और ये वुडन ब्लॉक में फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब यहां पर आप क्या करिए, कुछ ऐसी चीज यहां पर फिक्स करिए कि जैसे ही ये यहां पर टकराए, ठीक है, यहां पर ये ऐसे टकराए, तो ट्रॉली क्या हो जाए? रुक जाए इससे टकराने के जस्ट बाद। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक था वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ होगा। तो इन सारे अरेंजमेंट को हमें ऐसा करना है, देखना है कि जब ये आए, ऐसे आए, और आते 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 यहां पर क्या हो? टकरा जाए इससे। तो जैसे ये टकराएगा तो आप क्या देखेंगे कि ये आगे बढ़ जाएगा। और आपने देखा ही होगा कि कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई चीज भिड़ती है, तो कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करता हुआ आ रहा है वो किसी खड़े ऑब्जेक्ट में अगर टकराता है तो जो ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई छोटी कार है और पीछे से आगे ट्रक ने उसको धक्का मारा, तो जो कार होती है वो आगे बढ़ जाती है। इस तरीके के आपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी होंगी, या नहीं भी देखा है तो आप ऐसे समझिए कि आप भागते हुए आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, और वो जो गेम होते हैं ना हमारे कौन सा, पत्थर पानी कहते हैं हम लोग की तरफ, तो पत्थर पानी कहते हैं कि इसको छू लो पत्थर तो वो रुक जाता है, फिर बोलते हैं पानी, तो वो भागने लगता है। तो उस गेम को खेलते हुए जब हम लोग दौड़ते दौड़ते जाते हैं और किसी को हमें देना होता है
कि पत्थर या पानी ऐसे बोलते हैं, पानी, तो पानी बोलते वक्त क्या होता है, थोड़ा धक्का लग जाता है हमारा, उसकी वजह से वो थोड़ा आगे हिल जाता है, होता है ऐसा। वही चीज यहां पर कुछ चीजें हो डिस्कस की जा रही हैं, उसी तरीके की कुछ चीजें यहां पर डिस्कस करी जा रही हैं। हाँ भाई, आइस वाटर अंग्रेजी नाम। क्लियर, समझ गए? मतलब इस गेम में मैं बता रहा हूं कि उस समय जब खेलते हैं तो धक्का हमें थोड़ा देना होता है, जिसकी वजह से आगे वाला जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हम मूव कर रहे थे, हमारे पास कुछ एनर्जी थी, और वो एनर्जी जो होती है हमारे मोशन की वजह से, वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ पे आई? तो वो एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां पर क्या है कि जो भी यहां पर चल रहा है, ठीक है, जो भी यहां पर चल रहा है वो कैसा है कि जो भी यहां पर हम पढ़ रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, वो यही समझने की बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो जितना ज्यादा उसके पास वेलोसिटी होती है, उतना ज्यादा उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे यहां पर हम देखेंगे कि अगर यहां पर थोड़ा सा और इसका मास बढ़ा दें, ठीक है, इसका क्या करें, मास थोड़ा और बढ़ा दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके पास जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये और तेजी से मूव करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये जो ब्लॉक टकराने के बाद और आगे तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको ऐसे समझिए कि आपके सामने आपके साथ वाला कोई खड़ा है, और आपको मन कर रहा है कि मैं इसको जाकर धक्का मारूं तो ये गिर जाए, एकदम एकदम उड़ते हुए चला जाए आगे। ठीक है, आपको ऐसा मन में आता है, कभी कभी आता है, तो आप क्या करते हैं, खूब तेज भागते हैं और भागकर उसको धक्का देते हैं। आप तो धक्का ऐसे भी दे सकते हैं ना, बगल में जाके आप ऐसे धक्का दे दीजिए, वो गिर जाएगा। बट आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इस पे डिस्प्लेसमेंट हो, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो। तो वो जो आपके सामने है वो कौन है? ये है, और आप है वो ये है। तो आप क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और जाकर इस पे धक्का मारते हैं, और धक्का जैसे ही लगता है ये बहुत ज्यादा आगे डिस्प्लेस होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका मास तो फिक्स्ड है, आपके लिए आपका तो मास फिक्स्ड है, तो आपके पास मास है, बट आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं वेलोसिटी को बढ़ाते हुए। आप अपनी वेलोसिटी को बढ़ाइए, जिससे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी अब आपके पास आ गई, आपकी बॉडी में वो क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आप उस काइनेटिक एनर्जी का यूज कर सकते हैं वर्क करने के लिए। जो आपके सामने आपके साथ वाला कोई खड़ा है, आप क्या करेंगे, उस आपके पास उस एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप उस पर इतना फोर्स लगा देंगे कि फोर्स की डायरेक्शन पर उस पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप वर्क करने के कैपेबल हो गए। तो आपके पास एनर्जी थी, तो आपके पास कैपेबिलिटी थी कि आप फोर्स लगा सकेंगे, फोर्स लगाने की वजह से इस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि आपने वर्क कर दिया इस पे। ये क्लियर हो गया? इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ओके, जैसे कि अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। ये सारे वर्क कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? वो इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां पर आपने देखा होगा, जैसे बुलेट है, बुलेट के बारे में आप जानते हैं कि बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ध्यान से समझिएगा बात को जो मैं बताने वाला हूं। बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और कभी आपने अगर विंड मिल्स को घूमते हुए देखा हो, गौर से देखिएगा, अगर कभी आपने विंड मिल्स को घूमते देखा हो, तो विंड मिल की जो वैसे पंखे होते हैं, वो बड़े आराम आराम से घूमते हैं, बहुत ज्यादा उनकी स्पीड नहीं होती है, वो बहुत आराम आराम से घूमते हैं, बट फिर भी वो एक बड़े से जनरेटर को घुमा लेते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। तो क्या होता है वहां पर? ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हम जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएंगे तो समझ पे आएगा क्या मीनिंग है उसका। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा स्मॉल है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और स्पीड कम है, तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। बट काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि कोई कोकोनट है या कोई भी फल है वो गिर रहा है,
या स्पीडिंग कार या रोलिंग स्टोन जैसे कि कुछ लुढ़क रहा हो पत्थर, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर जो पानी बह रहा है, ब्लोइंग विंड जो हवा बह रही है, रनिंग एथलीट, कुछ भी आप देखिए जो जिसपे मोशन है, उन सब में काइनेटिक एनर्जी होगी, उन सब के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? तो अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसमें आती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है उसके पास, उसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। जैसे कि हम अभी बैठे हैं, हमारे बॉडी में टेम्परेचर है, तो वो हीट एनर्जी की वजह से है। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, वो उसका जो मोशन है वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की होती है वो इंक्रीज करती है स्पीड बढ़ने के साथ साथ। स्पीड बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर? तो यहां पर अब क्या है, अगर हमें फाइंड करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर हमें फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि एक हमारे पास मास है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। लेट अस सपोज हमारे पास एक मास है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, और उसने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट s एक्वायर किया। ठीक है, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट s एक्वायर किया। जब उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स F एक्ट हुआ, तो जब कुछ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट हुआ होगा उसके ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स के लगने की वजह से उसमें हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये कह सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा वर्क डन के, जो कि बराबर हो जाएगा किसके? वर्क डन के। अब यहां पर गौर से देखिए, इस पूरी सिचुएशन को मैं फिर से बताऊं, एक ऑब्जेक्ट था जिसका कि मास m था, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको फोर्स की जरूरत नहीं है। बट अगर फोर्स लगता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है, तो उसकी वजह से जो स्पीड होती है वो, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फोर्स लगा है, तो जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती है। तो सेम चीज यहां पर भी है कि जो ऑब्जेक्ट जिसके पास वेलोसिटी पहले u थी, मास m था, वो मूव कर रहा था, अब उस पे क्या किया गया, एक फोर्स लगाया गया एक्सटर्नल, जिसकी वजह से हमने देखा कि उस फोर्स के लगाने के दौरान उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ s। कितना हुआ? s। और जब फोर्स लगा है तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी बढ़ेगी। तो हमने यहां पर क्या किया, एक पहलू से, यानी कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, वैसे ही एक ही चीज के एक पहलू से हमने क्या किया, वर्क डन निकाल लिया, जो कि हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ठीक है? और क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या होगी? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। और ये कब होगा? जब, क्योंकि फोर्स ने क्या किया होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा। तो v u a इनको रिलेट करता हुआ और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन बनाता हुआ हमारे पास एक रिलेशन है। कौन सा है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। याद आया? 2as। तो जितना वर्क हुआ होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उस पर आई होगी, जितना वर्क हुआ होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आई होगी। तो जो वर्क है हमारा, वर्क, वो वर्क है हमारा कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही है। और जितना वर्क हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी उस पर आई होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन का यूज करके एस को फाइंड करके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, जो एस है इसको ऐसे यहां पर पुट कर देंगे, और ये जो एफ है, ये जो एफ है, इस एफ की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं कि अगर वो जो ऑब्जेक्ट एम था और उस पर एक्सेलरेशन ए आया, तो फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस एफ की जगह पर इसको पुट कर देंगे, इस एफ की जगह पर इसको पुट कर देंगे। ठीक है? इन दो चीजों को यहां पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्लियर?
एफ की जगह पर इसको और एफ की जगह एस की जगह पर इसको और एफ की जगह पर इसको। तो जब दोनों को हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए एफ की जगह पर आ गया एम ए और एस की जगह पर आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया क्या हमारा, जितना वर्क किया गया उस बॉडी पे वो बन गया, देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ये बन गया हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मान लीजिए कि अगर शुरुआत में उसकी वेलोसिटी जीरो होती, अगर इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो होती, तो इस u की जगह पर जीरो पुट करने से हमारा ये निकल कर आ गया एक्सप्रेशन, जो कि इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि अगर बॉडी पहले रुकी थी, ठीक है, यहां पर हमने ये मान लिया कि पहले बॉडी रुकी थी अगर, और उस पर कुछ फोर्स लगाया गया जिसकी वजह से बॉडी मूव करने लगी सर्टेन वेलोसिटी से, सर्टेन वेलोसिटी v से, तो उसके अंदर कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी आ गई क्योंकि उस फोर्स ने वर्क किया होगा। तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी यहां पर बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकलकर आ जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तब होता है जब हम ये निकालना हो कि पहले किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, अब जब फोर्स लगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी है उसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं फाइनल काइनेटिक। इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं अगर, तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो होती है हाफ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी अगर इनिशियल है तो वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, अगर वेलोसिटी फाइनल है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमारा कहलाता है वर्क डन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जब होता है, वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला निकल कर आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर निकल कर आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर निकल कर आ गया। क्लियर? ओके। तो मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो उसका जो मास है वो कितना है 15 केजीज है और वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस समय? तो हमें देखो मास दिया हुआ है और किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसका हो जाएगा यहां पर वेलोसिटी, मास इतना वेलोसिटी इतना, इन दोनों का हम यूज करेंगे हाफ एम बी स्क्वायर में। तो हाफ इंटू 15 केजीज इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 इंटू 4 हो गया, जो कि यहां से जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा इसको यहां से कट करिए तो ये 30 और यहां पर 3 4 12, ठीक है, 120 जूल्स यहां पर निकल कर आ गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 15 केजीज का है और वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 120 जूल्स है। कितनी है? 120 जूल्स है। ओके, क्लियर? तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। इसी तरीके से हम बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।